हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता रहे हैं जो एक साधारण परिवार से सरोकार रखते हैं, लेकिन फिर भी उन नेताओं ने देश की और प्रदेश की बागडोर संभाली। नमस्कार, टिंच भारत का खास कार्यक्रम मेरा नेता देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के आज एक ऐसे नेता से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके विषय में जनता कहती है कि एक शांत स्वभाव के नेता हैं और अपनी ईमानदार छवि के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जाने जाते हैं, और जनता उन्हें प्यार से हमारा मुख्यमंत्री या असरा मुख्यमंत्री कहकर बुलाती है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। थैंक यू। आपका जन्मदिवस भी है, सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। बचपन की तरफ लेके चलते हैं। आपके पिताजी कारीगर थे, और बचपन में जब बच्चा अपने पिता को काम करते हुए देखता है तो उसके मन में भी भाव उठता है कि मैं भी अपने पिता की मदद करूं। किन किन कामों में आप और किस तरह से हाथ बटाते थे अपने पिता का? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार से रही जहां हमने पूरे परिवार को संघर्ष में काम करते हुए देखा, और जहां भी जिस रूप में भी जब हम कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचे, एक उम्र के थोड़ा बचपन से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, जिस रूप में मदद कर सकते थे, घर के काम में सहयोग दे सकते थे, खेत के काम में सहयोग दे सकते थे, और उसके साथ साथ में जिस रूप में भी मदद कर सकते थे वो मदद करने की हम हमेशा कोशिश करते थे। ऐसा प्रयास रहता था। और दूसरी बात ये भी होती थी कि जहाँ जिस प्रकार से पिताजी काम करते थे तो वो घर से ज़्यादातर बाहर ही होते थे, दूर होते थे, दूसरी जगह काम करने के लिए जाते थे, कई दिनों के बाद आते, तो ऐसा रहता था। लेकिन ख़ास तौर से उनके साथ काम करने का, परिवार के साथ काम करने का अवसर तब होता था जब खेत का काम होता था। खेत में चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है, उस काम में हम परिवार के सभी सदस्य जाते थे, स्वाभाविक रूप से हम भी जाते थे, हम भी काम करते थे। तो इस प्रकार से रहता था। सर, हर व्यक्ति के जीवन का एक लम्हा होता है, और वो लम्हा उस व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तित करता है। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन का ऐसा कौन सा लम्हा था जिसने जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर दी। देखिए, एक तो ये परिस्थिति मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का दौर पूरा हो गया, राजनीति से मेरे परिवार का कोई लेना देना था नहीं जी। और आज भी नहीं है जी। और ऐसी परिस्थिति में जब हम कॉलेज पढ़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि घर वालों ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं, हम आपको कॉलेज पढ़ने के लिए भेजें। मेरे सब साथ में पढ़ने वाले कॉलेज चले गए और हम घर में ही रह गए काम करते हुए, खेतीबाड़ी का काम और दूसरे सारे काम जो घर के होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक वक्त गुजर गया, 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा निकल गया, लेकिन आखिरकार मैंने फिर जिद की कि मुझे जाना है, कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कहा कि जाना है, तो उन्होंने सोचा कि थोड़े वक्त के लिए जाएगा, 1 साल भर के लिए, चलो पढ़ा लेते हैं इनको। तो गए, और उसके बाद इतना ज़रूर था कि हमारा कॉलेज में जाने के बाद जो जिन साथियों के साथ बैठना हुआ, मिलना हुआ, संपर्क हुआ, वो ऐसे वैचारिक दृष्टि से थे जो जिस विचार से मैं प्रभावित था, क्योंकि अटल जी के राजनीतिक जीवन से, उनके काम से, उनके भाषण से, उनकी शैली से हम प्रभावित थे और अपने नेता के रूप में उनको मानते थे। ये सच्चाई थी। लेकिन विद्यार्थी परिषद में उसके बाद जुड़े, लेकिन ये सारा घटनाक्रम आखिरकार उस वक्त घटित हुआ जब कॉलेज के चुनाव लगे थे। तो कॉलेज के चुनाव में मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरे एक दोस्त कैंडिडेट था। कॉलेज के सब्जेक्ट सोसाइटी के लिए जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया हुआ था। तो उनका नॉमिनेशन किसी वजह से जो है वो रिजेक्ट हो गया, और मुझे कवरिंग कैंडिडेट के नाते भरा हुआ था वहाँ पर। तो कवरिंग कैंडिडेट के नाते मैं था। जब उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसमें क्या होता था कि टेक्निकल कुछ चीज़ें थी, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कहा गया कि अब आप चुनाव, अब क्योंकि आप कवरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ा। तो हमारा मुकाबला हुआ, बराबर वोट पड़े।
और बराबर बराबर वोट पड़ने के बाद 4 ऑर्गेनाइजेशन के थे, मैं विद्यार्थी परिषद था, NSY का कैंडिडेट एक था, AISF का कैंडिडेट था, एक SFI का कैंडिडेट था। तो मुकाबला हुआ तो आखिरकार हम एक जगह ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां बराबर वोट हो गए। अब उसमें क्या होता है कि कॉलेज में के इलेक्शन में रूल्स इस प्रकार के थे कि जब टाई हो जाते थे, बराबर हो जाते थे, उस कैंडिडेट को डिक्लेयर करते थे जिसकी उम्र ज़्यादा होती थी। जी। तो जो दूसरा जो कैंडिडेट था वो मेरे से 2 साल बड़ा था। तो हमने इस पर प्रोटेस्ट किया, हमने कहा ये स्वीकार्य नहीं, हमने रिकाउंट मांगा। तो रिकाउंट मांगा तो आखिरकार एक वोट को डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट के कारण जो है वो वोट जो है वो मुझे उसका एडवांटेज हुआ। तो एक शुरुआत वहाँ से हुई वो। हालांकि वो चुनाव छोटा था, कॉलेज का तो सब्जेक्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होता था वो उस वक्त कॉलेज में, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा हमको सपोर्ट किया। तो वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन मेरा कोई चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं तो कवरी कैंडिडेट था, तो ऐसी स्थिति में शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए विद्यार्थी परिषद में फिर अनेक दायित्व का निर्वहन किया। हाँ, फिर उसके बाद फिर आगे ये हुआ कि कॉलेज में अनेक दायित्व पर काम किया, अच्छा काम किया। हम कॉलेज में डिबेट, डेक्लेमेशन और ये सारी चीज़ें होती थी। 1 एक्ट प्ले में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, मैं अच्छा आर्टिस्ट था कॉलेज में। हाँ, तो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद उस दिशा में जाते, हम उस काम में जाते, कहीं कुछ करते ऐसा। तो एक सिचुएशन ऐसी बनी। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि आपको संगठन के लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। तो मैं फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में 4 साल के लगभग रहा मैं जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते और वहाँ से आने के बाद अचानक पार्टी ने तय किया कि संगठन ने तय किया कि भाई अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन पार्टी में जाने के बाद मेरा निर्णय ये कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। आपकी मंशा थी? हाँ, चुनाव लड़ने के मैं इच्छुक बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन मालूम पड़ा कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ने के लिए, जिस विधानसभा क्षेत्र जो मेरा अपना क्षेत्र है, तो वहाँ जमानत कभी बचती नहीं थी। तो वो बहुत बड़ा चिंता का विषय था। पार्टी वालों ने मुझे कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, लेकिन वहाँ जमानत नहीं बचती है, हो सकता है आपकी भी ना बचे। और ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके वहाँ पार्टी को खड़ा करना है। तो इसलिए इस तरह से आगे बढ़े हम। छात्र संघ चुनावों का जिक्र आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिक्र आया। आप छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और अगर आपकी पार्टी की बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हैं। आपके पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, आप स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं छात्र राजनीति से। वर्ष 2013 से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बैन चले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के सितारे निकलते हैं तो क्या भविष्य में सरकार को छात्र संघ चुनाव खोलने चाहिए? अगर बहाल करने चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों? नहीं, देखिए, एक बात इसमें मान करके चलिए कि चुनाव छात्र संघ के हों तभी ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा, तभी आप में लीडरशिप की क्वालिटी बनेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। विद्यार्थी परिषद के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी इस तरह की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करती है, जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट की दृष्टि से, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, लीडरशिप की क्वालिटी को। तो ऐसे में खास तौर से जो एक सिचुएशन बनी, हमारे टाइम में चुनाव होता था, लेकिन चुनाव का दौर थोड़ा होता था, छोटा होता था, और उस दौरान थोड़े दिन के लिए चुनाव करके उसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने इस बात को देखा कि बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगी, यहाँ तक कि इस कदर घटना घटित हुई जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई वहाँ कैंपस के अंदर, और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हत्याएं भी हुई। वो मुझे लगता कि भी वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव आज की तारीख में नहीं हो रहे हैं कॉलेज में, तो मैं देख रहा हूँ कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो दम रखती हैं, जो वैचारिक दृष्टि से हैं, तो वो काम कर रही हैं, वो डिबेट कर रही हैं, डेक्लेमेशन कर रही हैं, अपने इश्यूज़ को लेकर के धरने भी करते हैं, अपनी बात को लेकर के वो रैली भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, अपनी बात को लेकर के जो है वो स्टूडेंट को वैचारिक दृष्टि से अपने साथ जोड़ने के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमने कोविड के दौरान देखा उन लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स उनने किया, अवेयरनेस की दृष्टि से उनने काम किया। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत और भी संभावना है चुनाव के अतिरिक्त,
लेकिन मैं चुनाव का ऐसा नहीं है बिल्कुल विरोधी हूँ, लेकिन ये भी बात सच है कि चुनाव के कारण कैंपस में एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल जो शिक्षा का जो है वो प्रभावित हुआ है, और जिसके कारण बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो क्या ये मान के चला जाए कि जयराम सरकार छात्र संघ चुनाव किसी भी हाल में बहाल नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बात को लेकर इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी चीज़ को लेकर के कि हम कैंपस के माहौल को शिक्षा के अनुकूल रखें, ये बहुत आवश्यक है। ये कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सबकी ओर से आती है, तो निश्चित रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, व्यवहारिकता की आपने बात की, लोगों से भी हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री शांत स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन उनके जो आसपास लोग हैं वो ठीक नहीं है। क्या ये माना जा सकता है कि आपकी ईमानदार और शांत छवि जो है वो आपके राजनीतिक जीवन पर भी हावी हो रही? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, लोग अपने अपने परसेप्शन के मुताबिक बात करते हैं। उनने अगर वो माफ कर रहे हैं कि वो तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये एक तरीका है किसी न किसी तरह से जो है वो राजनीतिक दृष्टि से अपनी बात को कहने का। यही स्थितियां हम देखते कि देश में अटल जी के साथ होते, तो अटल जी को सब बोलते थे कि अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी पार्टी ठीक नहीं है, उनके साथ लोग ठीक नहीं है, ऐसी बातें कहते थे। तो उन सारी चीज़ों की मैं बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं मुझे आपका ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसकी तरह करना चाहिए, उसकी तरह। कई नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, लेकिन मैंने कहा किसी का अपना मूल स्वभाव है, उससे हट करके चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस तरह से, अगर मैं आज मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 5वीं बार विधायक हूँ। आज हिमाचल प्रदेश में मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं मंत्री भी रह चुका हूँ, और आज इस दायित्व पर पहुंचा हूँ। तो स्वभाव ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया होगा। ये स्वभाव रास्ता नहीं रोकता है। अगर हम नहीं बोलते हैं, हम कम बोलते हैं, हम सहजता रखते हैं, सरलता रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अपना काम करने का तौर तरीका है। सहजता, सरलता, हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप रह करके काम करना हिमाचल प्रदेश में, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी हम निश्चित रूप से आप जिस पार्टी के साथ जुड़कर, जिस संगठन के साथ जुड़कर प्रदेश की राजनीति के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं, वो कहते हैं ज्ञानशील एकता। अगर बात की जाए आपकी, तो आप ज्ञानवान भी हैं, शालीन भी हैं, परंतु एकता आपके समक्ष एक बड़ी चुनौती रही है, कुछ नेताओं को साथ लेकर चलने की, कुछ जो कार्यकर्ता रूठे हैं उनको मनाने की। और अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो 2 अप्रैल 2022 को राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, वो भी आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने एक राज्यसभा सांसद भी चुनकर भेजना है। तो इस चुनौती से किस तरह पार पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में वर्षों तक काम किया है, और संगठन में रह करके काम करने का स्वभाव मेरा बहुत बेहतर है। सत्ता तो कभी कभी आती है, कभी कभी, लेकिन संगठन में तो सदैव काम करते हैं। तो इसलिए पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में शायद मेरे ख्याल में संभवतः अपनी पार्टी में सबसे कम आयु का अध्यक्ष बना था। 2007 में बना था अध्यक्ष में, और आज के ही दिन बना था, 5 जनवरी 2007 को मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था। तो मैं उस बात को, और मुझे सिर्फ 10 महीने के काम काज में हमने पार्टी को सत्ता में लाया। यानी कि 5 जनवरी 2007 को मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। 30 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली, यानी कि अध्यक्ष के दायित्व पर रहते। उस वक्त भी ऐसा था, यह बच्चा है, छोटा है, क्या करेगा, कैसे चलेगा। शांता कुमार जी, धूमल जी बड़े नेता हैं, नेता तो स्वाभाविक रूप से बड़े हैं, आज की तारीख में मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन लोग बोलते थे भी कैसे चलेगा, लेकिन चले, सब चले, इकट्ठा होकर के चले, इकट्ठा होकर के काम किया, और इकट्ठा होकर के काम करने के बाद पार्टी को सत्ता में लाने में हमने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में मैं इतना मानता हूँ कि जहाँ एकता की बात आप पूछ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे तो कम से कम कोई कठिनाई नहीं। मैं सभी नेताओं को सम्मान भी करता हूँ, और पार्टी में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो किसी वजह से नाराज होते हैं, निराश होते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। किसी को दायित्व कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, किसी की कोई भूमिका बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है। तो ऐसे में थोड़ी निराशा, नाराजगी स्वाभाविक कई तरह की रहती है। तो ऐसे में
कोशिश करेंगे, सबके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद सबको मिला करके पार्टी को मजबूत करते हुए हिमाचल प्रदेश पे चुनाव की उसमें जा करके निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। सर, लोकतांत्रिक मूल्यों की आपने बात की। अब बात अगर हम विपक्ष की करें तो विपक्ष का लगातार ये तर्क रहता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने फैसलों में यू टर्न लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो संघ का दबाव या केंद्र से दबाव। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी बहुत, देखो, विपक्ष की व्यवस्था है, कुछ कहना है, कुछ ऐसा कहना है जिससे जो है वो मुख्यमंत्री जो है रिएक्ट करे, ऐसा करे। हमने कौन सा निर्णय लिया उनको पूछना चाहिए, कौन सा ऐसा निर्णय लिया रिएक्ट कर जिसपे हमने यू टर्न लिया। जो निर्णय लिए उन निर्णयों पर आगे बढ़े हम, और उन निर्णयों पर हमने काम किया है। तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता है कि भाई ऐसी कोई बात हुई हो। कोविड के दौरान जब हालात के मुताबिक निर्णय होते हैं, अगर जिक्र कर रहे होंगे शायद मेरे ख्याल में कोविड में कुछ निर्णयों को लेकर के हमने आज एक निर्णय लेने के बाद जो है, जब हमको लगा कि भी इसमें और बेहतर करने के लिए ये करना चाहिए, तो उस तरह से निर्णय बदले नहीं, मतलब वापस नहीं लिए, लेकिन निर्णय में कुछ चेंजेस होती हैं, और वही निर्णय उचित रहते हैं जो लोगों से फीडबैक के आधार पर लिए जाते हैं, और उनका ये लाभ रहता है। लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है, उनको इस बात को महसूस करना चाहिए। तो ऐसे में जहाँ सख्त निर्णय की जरूरत पड़ती है वहाँ वो लेते हैं, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि इस निर्णय को अगर हम इस तरह से लेकर के इसमें सुधार करें तो उसमें उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने यू टर्न लिए, हम आगे बढ़ें, लगातार आगे बढ़ें। आपने उचित निर्णयों की बात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कई राष्ट्रीय मंचों से ये कहते हैं कि हम पूरे देश में जयराम सरकार का मॉडल यानी कि हिमाचल मॉडल को लागू करेंगे, परंतु उस मॉडल में आपको उपचुनाव में करारी हार भी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मान करके चलिए, सरकार में रहते हुए हर चुनाव जीते जाते हैं, हमेशा जीते जाते हैं, ये कभी हुआ नहीं है, ना देश में हुआ ना किसी प्रदेश में हुआ है। मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके बारे में बहुत बोलते हैं कि वो ऐसे थे वो वैसे थे, उनके दौरान भी तो सरकार, पिछली अगर हम बात करें, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। चुनाव 2014 का हुआ, अपनी पत्नी ही हार गई, उनकी चारों सीटें हार गए। सरकार बने वो अभी 1.5 साल हुए थे, और यहाँ तो 4 साल पूरे होने के बाद अगर ये थोड़ी सी 1% से जीत हुई है तो इस जीत को बड़ा जश्न मनाने लायक जीत नहीं है। और उसकी वजह मैंने बताई कि ये चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए सबसे ज़्यादा सहानुभूति लहर के साथ साथ में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए, और आने वाले समय में जब असली चुनाव होगा उसका चुनाव का नजरिया, उस लोगों का नजरिया भी और तरह का होगा, और वो परिस्थितियां भी अलग तरह की होंगी, वो मालूम पड़ जाएगा। मैं कुछ अभी नेताओं के नाम लूंगा, उनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में कौन सा भाव उनके प्रति उठता है? पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और अपनी उनकी एक जीवन भर की एक ईमानदारी की एक पूंजी रही है, छवि रही है, और उसके लिए वो जाने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने एक व्यवहारिक पॉलिटिकल नेता के नाते, राजनीतिक नेता के रूप में जो है वो हिमाचल प्रदेश में काम किया, और 2 बार सत्ता में रहे। आपकी सरकार के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, हमारे सरकार के विपक्ष में नेता जो आजकल हैं वर्तमान में, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, और कई बार वो इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, उनकी ही पार्टी के लोग बोलते हैं यार क्या बोल रहे हैं ये। कारण ये है कि वो बहुत जल्दबाजी में, कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था, उनको लग रहा था मैं ही मैं हूँ, लेकिन आज परिस्थिति उनके सामने ऐसी बन गई है कि वो रियलाइज़ कर गए हैं कि वो ही नहीं हैं। और लोग भी, कुछ लोग विधायकों को लेकर के दिल्ली में बैठे हैं कि इसको बदलो, कुछ लोग पार्टी के अंदर इसमें लगे हुए हैं कि भाई इसको यहाँ से हटा करके दूसरे आदमी को बनाओ। तो ऐसी कई तरह की बातें, लेकिन राजनीति में ये सारी बातें चलती भी रहती है, लेकिन उनको हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, ये मेरा उनके लिए सुझाव है। क्योंकि वो हमारे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के इलाके के हैं, और बॉर्डर का यानी कि वहाँ की संस्कृति और संस्कार का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, और इस कारण से जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं वो,
वो हिमाचल के लोग पसंद नहीं करते। ये मैं बता दूं मैं आपको, हिमाचल सहजता से, सरलता से, हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ की एक संस्कृति है और उस संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए होता है। वो उनके लिए उचित रहेगा, उनकी पार्टी में भी उचित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में कहना, ज़्यादा मैं कहता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। सर, शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश में अगर हम विकासात्मक पहलुओं को लेकर बात करें तो 69 हाईवेज बनाने की बात सरकार ने की थी। 65,000 करोड़ की लागत से ये बनने थे। अगर हम रेलवे के विकास की बात करें तो लगभग इन दोनों क्षेत्रों में कितना विकास हुआ? देखिए, एक बात मान के चलिए आप जी कि नेशनल हाईवेज की बात कही हमने जी और नेशनल हाईवेज पे कुछ पर जो काम चला हुआ, 4 लेन का काम चल रहा है और प्रगति पर काम चला है। कीरतपुर से मनाली 4 लेन का काम अब युद्ध स्तर पर चला है, लेकिन 7 वर्ष जो है उसमें जो है वो लिटिगेशन में मामला चला गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया, उस कारण से वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद चुनाव से पहले अगर आप उस बात का जिक्र करेंगे 69 नेशनल हाईवेज का, वो एक मात्र मुद्दा नहीं था कि जिसके कारण हम हिमाचल प्रदेश में हम उसी मुद्दे से चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। एक सहायक मुद्दा था, ठीक है, उसमें प्रयत्न हुए हैं, लेकिन ये भी हमने उस दिशा में एक प्रयास किया कि हमने कम से कम, कांग्रेस ने जितना वर्ष वो रहे उन्होंने डीपीआर नहीं बनाई। हमने 69 में से मैक्सिमम प्रोजेक्ट की जो इन प्रिंसिपल जो सैंक्शन थे उनकी डीपीआर बना करके सबमिट की। अब उसके बाद अगली औपचारिकताओं के लिए हमने कहा है कि इस बारे में फेज्ड मैनर में उसकी शुरुआत की जाए। और जहाँ तक आपको बताऊँ मैं, 4 लेन के काम पठानकोट मनाली, पठानकोट जोगिंद्रनगर मंडी मनाली, ये जो है उसका कार्य जो है प्रगति पर शुरू हो गया। टेंडर भी हो चुके हैं, एक पोर्शन पे काम भी शुरू हो गया, कुछ जगह उसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। और उसी तरह से हमारा 4 लेन का शिमला का, 4 लेन का जो कीरतपुर से मनाली का, ये युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं। और मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हमको कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है नेशनल हाईवे, उसके आवश्यक है 4 लेन, उसके लिए आवश्यक है रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना, और उसमें आगे बढ़ कर के काम करने की है बाई एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के काम करने की जरूरत है, लेकिन हम उसमें आगे बढ़े। आपने जब सत्ता में आना था तो भाजपा कहती थी जो कांग्रेस है वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सरकार है। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आपके साथ भी कई रिटायर्ड अधिकारी भी काम करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो साथ में कुछ लोग हैं वो अनुभवी भी नहीं है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात ले लीजिए या फिर किसी अन्य सलाह के क्षेत्र की बात ले लीजिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, उस तरह की स्थिति नहीं है। देखो, उनका तो सारा का सारा रिटायर्ड और रिटायर्ड लोगों से चला हुआ था काम। तो हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में बहुत अंतर है। उनके जो सरकार के दौरान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी रिटायर्ड थे, और जो फ्रंट ऑफिस उनने मीडिया एडवाइज़र के नाते जो है वो किसी आदमी को लगा करके रखा तो उसी से चलाया। तो ये स्थिति नहीं है आज की तारीख में। हमारे साथ एक आधा अधिकारी अगर रिटायर्ड है, उनका अनुभव, उनने काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उनकी, लेकिन मैं उसमें हमने उस सारी चीज़ को लेकर के उस और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। कारण बताऊँ मैं आपको, उसमें अंतर की वजह बताऊँ मैं कि उस ज़माने में सारी सरकार को अफसर चलाते थे। मेरे पास मुख्यमंत्री की फाइल पिछली भी आती है, हम देखते हैं जो फाइल आती है तो साइन के सिवाय कुछ नहीं होता था, दस्तखत भी मुश्किल से किए होते थे, और सारी नोटिंग जो होती थी वो 1-2 चुनिंदा अधिकारियों की होती थी, और सही मायने में पूरा का पूरा पिछला जो कार्यकाल, लगभग पूरा कार्यकाल इस कदर बीता कि मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होता था कि ये काम हो गया है, ये काम ऐसा हुआ है, ये काम वैसा हुआ, ये फाइल ऐसे हुई है।
जब काम हो जाता था किसी का या काम नहीं होता था तो तब भी वो पूछते थे कि भाई ये क्या है, तो बोलता साहब आपसे आपसे ही करवाया है ये फाइल। तो मालूम ही नहीं पड़ता था, ये स्थिति थी। और उसमें शैडो कैबिनेट कुछ और तरह की बनी हुई थी उस वक्त। कुछ लोग उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, परिवार के लोग थे, वो सारे संचालन करते थे, सत्ता का संचालन वही करते थे, वहीं से अफसर को इंस्ट्रक्शन होती थी ये ऐसे करना है वो वैसे करना है। तो ये एक बहुत अलग तरह की परिस्थिति थी। तो आज की तारीख में आप देखेंगे हम जो चाहते हैं करते हैं, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करना होता है ठीक अधिकारियों का वर्षन सुनना, उसके बाद फाइल पे जो करना है रिकॉर्ड करना, अपने हाथ से रिकॉर्ड करते हैं। सर, लगातार बार बार विपक्ष ये कहता है कि कर्जे की सीमा को 3% से 5% कर दिया है। आपके विजन डॉक्यूमेंट में भी आपने इसका संक्षेप में दिया था डिस्क्रिप्शन कि कर्जे की सीमा को ना बढ़ाया जाए। तो फिर सर कर्जे की सीमा को क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। देखिए सबसे बड़ी बात, इस बात को आपको समझना होगा जी। बाकी मुख्यमंत्री को बहुत सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, हम बिल्कुल असामान्य परिस्थिति में काम कर रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, अब आज की तारीख में जो है कोविड का तीसरा फेज आ गया जी। और उसमें वेरिएंट चेंज के साथ आ गया, ओमिक्रॉन नई एक आफत आ गई है। ये अगर स्थिति होती कांग्रेस के सरकार के दौरान तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश, उस वक्त हिमाचल प्रदेश जहां मुझे 50,000 ऋण के नीचे मिला है, 50,000 करोड़ के ऋण के साथ मुझे हिमाचल प्रदेश मिला, तो अगर कांग्रेस के ज़माने में आई होती तो ये 60,000 से ज़्यादा उसी वक्त हो गया होता। आज 62 के लगभग पहुंचा है, 62,000 करोड़ के लगभग पहुंचा है। लेकिन ये परिस्थिति जो है बिल्कुल जिसको मैं कह सकता हूं कि अलग तरह की परिस्थिति, किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे दौर में से नहीं गुजरना पड़ा जिस दौर में से वर्तमान सरकार को गुजरना पड़ा। तो इस बात को उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के कारण देश की, दुनिया की, प्रदेश की आर्थिकी तबाह हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने संयम रखा है, उसके बावजूद भी हमने जितना कम लोन लिया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी जरूरत पड़ती है उतना लेना पड़ता है। दूसरी बात, आखिरकार जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, कर्जे के नीचे अगर हिमाचल प्रदेश की अगर ये स्थिति बनी है तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी अगर है जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, और वो लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। तो ऐसे में उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोन उनने अनावश्यक रूप से लिया और ना डेवलपमेंट उस कदर हुई जमीनी स्तर पर, ना ही प्रदेश में उस तरह से बेरोजगारी को रोजगार मिल पाया। तो ऐसे में ये अलग तरह की परिस्थिति है। आपसे एक आखिरी प्रश्न, जैसे ही आपने 27 दिसंबर 2021 को सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, वैसे ही आप 28 दिसंबर से चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर गए। मिशन रिपीट भाजपा की सरकार अभी तक कर नहीं पाई है। क्या लगता है आपको कि अब आप कितने सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि केंद्र से तो आपको सहायता समय समय पर मिलती रहती है, आपने प्रधानमंत्री को भी फिर एम्स के बहाने से हिमाचल बुला लिया है। देखिए मुझे इस बात की एक खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपने घर जैसा मानते हैं और आते हैं। मेरे शपथ ग्रहण समारोह में भी वो पहला वाक्य था कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री जी आए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ फिर मैंने निवेदन किया तो धर्मशाला में आए। 2 साल पूरे होने से पहले हमने इन्वेस्टर्स मीट की धर्मशाला में, वहां पहुंचे। और उसके पश्चात जब 4 साल, क्योंकि 3 साल पर हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि कोविड का दौर था, तो 4 साल पूरा करने पर फिर प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमने अपना आग्रह किया तो प्रधानमंत्री जी फिर आए, मंडी में आए। और मंडी में रैली जो हुई है, आपका जो कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री जी का, वो 2 तरह से ऐतिहासिक है। आज तक हिमाचल प्रदेश में, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की सक्रिय राजनीति में हूँ। 30 साल से हूँ, लेकिन 25 साल से मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूँ। तो इतनी बड़ी रैली आज तक हिमाचल के इतिहास में, हिमाचल बनने के बाद नहीं हुई जितनी मंडी की रैली हुई। नंबर 1, इस तरह से ऐतिहासिक रहा। दूसरा,
एक दिन में एक समय पर एक जगह पर 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके गए, ये भी आज से पहले नहीं हुआ है। और उसके साथ 28,000 करोड़ के लगभग ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टर्स की, वो भी आज से पहले नहीं हो पाया। तो इसलिए ये एक नहीं अनेक चीज़ों को लेकर के हमको मानना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि क्या उपलब्धि है, मुकेश का तो एक ही है, एक उपलब्धि बताए। अब उनको मालूम नहीं उपलब्धि किसको कहते हैं। और किसी ने मेरे को कहा कि उपलब्धि शायद कांग्रेस वालों के लिए तो उपलब्धि वो होती है जब कोई बड़ा सारा घोटाले का निकलता है तो उसको बोलते हैं, उसको मानते हैं वो। तो वो उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वो उनकी पार्टी का काम करने का तरीका होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश में आज से पहले सोचा गया कि पेंशन जो है सभी गरीब लोगों को लगनी चाहिए, तो ज़रूरतमंद है, हमने वो किया। क्या हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनने विचार किया कि गरीब आदमी बीमार हो जाए, लाचार उसकी स्थिति हो जाए कि वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो वो दुनिया से जो है वो चला जाता है, अपना घर ज़मीन को जो है वो गिरवी रख करके, ऐसी स्थिति बनती है उसके सामने। तो ये सरकार का दायित्व नहीं बढ़ता था कि गरीब लोगों का इलाज हो। हमने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमकेयर की शुरुआत की। 2 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों का इलाज हमने उसमें किया है। 2 लाख से ज़्यादा, 200 करोड़ से ज़्यादा अभी तक खर्च किया हमने। और हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे। एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं है, ये इतिहास है। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। कांग्रेस वाले इसको उपलब्धि नहीं मानते। ऐसा आदमी जो बिस्तर पर पड़ा लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता है, उस हर आदमी के, ऐसे आदमी के लिए हमने उसके घर, उसमें अकाउंट में, खाते में हर महीने 3,000 रुपये डाल रहे हैं हम मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत। एक बेटी गरीब है, उस बेटी की शादी पर, जो बीपीएल परिवार से है, उसकी शादी पर हम 31,000 रुपये मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से डाल रहे हैं। उसको वो उपलब्धि नहीं मानते हैं। आखिरकार कांग्रेस उपलब्धि मानती किस बात को, प्रश्न तो ये होता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ हमने इनिशिएटिव लिया, हमने जनमन का इनिशिएटिव लिया। लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। सफल कार्यक्रम रहा। कांग्रेस चीखती रही, चलाती रही। कोविड के कारण हमको वो कार्यक्रम रोकना पड़ा। अभी आने वाले समय में कोविड का दौर खत्म होगा तो हम दोबारा उसको चलाएंगे। हमने 1100 घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए शुरुआत की। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जो इनिशिएटिव्स कांग्रेस के ज़माने में लिए जा सकते थे, किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको सत्ता ही चाहिए। सत्ता के बाद कुछ नहीं करना होता है। और हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, तो हमने सेवा करने की कोशिश की। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, इन 4 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जहाँ गरीब आदमी है वहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ उसके साथ खड़े हुए हैं। और सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मेरा नेता के इस खास कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। उन्हीं की पंक्तियां आज हिमाचल प्रदेश के सभी दर्शकों के लिए भी, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। आदमी की पहचान उसके मन से होती है, क्योंकि मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आज इस मेरा नेता कार्यक्रम के माध्यम से हमने विकासात्मक पहलुओं पर बात की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ पहलुओं पर बात की, या हम यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने चर्चा की। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सभी न्यूज अपडेट्स के लिए आप लगातार टिंच भारत के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।